सभी प्रकार के संशय जो शिक्षा नीति को लेकर के और विशेष करके भारतीयता की बुनियाद को लेकर के खड़े हो सकते थे। किस प्रकार से नए भारत के निर्माण में पुराने भारत की का उदय है, किस प्रकार से आने वाले दिनों में भारत शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, कौशल ज्ञान बोध के माध्यम से, महत्वपूर्ण बात का हम विचार करें तो आने वाला दिन कैसा है, इसको पूरी दुनिया ने कहा ये ज्ञान केंद्रित युग है, ज्ञान के द्वारा ही दुनिया जीती जाएगी, दुनिया चलेगी, दुनिया बढ़ेगी। और मैं जोड़ करके कहूंगा कि दुनिया का नाश भी ज्ञान के द्वारा। भारत ने ये पहली बार देखा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों के कारण से महासंग्राम हुए, रावण के पांडित्य के कारण से राम रावण युद्ध हुआ है। इसलिए ज्ञान जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो भी बड़े बड़े पंडितों की करनी के कारण से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, महायुद्ध जो था दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का ज्ञात युद्ध जिसको माना जाता है उसकी बात करें, प्रथम महायुद्ध की बात करें जो यूरोप के कुछ देशों का युद्ध था उसकी बात करें, ये सब ज्ञानियों के कारण से हुए थे। यानी ज्ञान का जो स्वरूप, नॉलेजेबल पर्सन का स्वरूप, नॉलेजेबल सोसाइटी का जो स्वरूप हमने निर्धारित करके समझने की कोशिश की है वो सभ्यताओं के केंद्र। भौतिक उन्नति जिसकी बड़ी चर्चा इंद्रेश जी ने कहा था कि क्या चाहिए, आनंद चाहिए या विकास चाहिए, पीडीपी का मॉडल चाहिए कि हैप्पीनेस का मॉडल चाहिए, उत्पाद बढ़ाना है और आकांक्षाएं बढ़ानी है कि आनंद। तो भौतिक दृष्टि से मनुष्य विकास की जो कल्पना कर सकता है, भारतीय सभ्यताओं के इतिहास में रावण की श्रीलंका से अधिक भौतिक उन्नति से युक्त किसी राष्ट्र की, किसी समाज की, किसी भूमि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोने की लंका है, इससे अधिक बड़ी तो कल्पना नहीं हो सकती है ना। जितने प्रकार के तकनीकी संसाधन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस वेपन्स हो सकते हैं या मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, वो सब कुछ उसके पास है। सबसे बड़ी लश्करी ताकत है अपने कालखंड। लेकिन पैदल राम, वनवासी राम, सत्य, स्नेहशील, सौख्य, पराक्रम, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुणों के आधार पर उस राक्षसी शक्ति को, उस भौतिकतावादी राक्षसी शक्ति को पराजित। गांधी ने भी हिंदू स्वराज्य में इसी प्रकार के एक भारतीय विजय की कल्पना की थी, उसे हिंदू स्वराज कहा था और कहा था हिंदू स्वराज किसी को नहीं समझ में आता है तो राम राज है, दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज, वही रामराज है। और कहा रामराज से भी किसी को समझ में नहीं आता तो मैं उसको धर्मराज कहूं। यानी भारत में जो शिक्षा का स्वरूप है, जो संस्कार निर्मिति का स्वरूप है, वो धार्मिक मनुष्य। अन्यथा जिन आधारों पर विकास की अवधारणाएं रची जाती हैं उसको भारतीय परंपरा में क्या कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभिन्नराणाम धर्मो हिते सामधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु। अब आहार निद्रा भय मैथुन, इसके लिए चाहे जितने प्रकार के जुगाड़ कर लिए जाए, जितने प्रकार से इनको इकट्ठा कर लिया जाए, श्रम से पसीना बहा के इकट्ठा कर लो या लूट खसोट करके इकट्ठा कर लो, लेकिन इससे मनुष्य नहीं निर्मित हो सकता है, वो उपभोक्तावादी पशु ही निर्मित होगा। इसलिए गांधी भी इस सभ्यता को राक्षसी सभ्यता का, यह शिक्षा नीति इस सभ्यता का वास्तविक प्रत्युत्तर है। ये चर्चा आई थी कि शिक्षा नीति क्या है। 34 साल बाद आई है, किसी ने कहा नहीं नहीं इसको हम ये मान ले कि ये 52 साल बाद आई है, पर मुझे ध्यान में आया कि 185 वर्ष बाद वास्तव में भारत में शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हो सकती है, नई शिक्षा नीतियां हो सकती हैं,
वही नशा, वही भ्रमजाल, अलग अलग बॉटल में अलग अलग एबल्स के साथ कई बार पिलाया गया है। सबसे पहले 1950 में आई थी, फिर 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी, फिर 1992 में आई थी। लेकिन इसमें जो हार्द था वह भारतीय नहीं। हार्द तो सभ्य बनाने का ठीका था, और सभ्य बनाने का ठीका क्या है? वह जो जोड़ना घटाना जानता है, पढ़ना लिखना और जोड़ना घटाना जानता है, पढ़ लिख के गुणा गणित कर सकता है, वह शिक्षित है। ट्रिपल आर की अवधारणा बनी, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स। ये तीन जो जानता है वो शिक्षित है। ये इस अवधारणा के विरुद्ध है। और कौशल हो जिसमें, बोध हो और जिसमें जिसमें संवेदना हो, इस सब प्रकार के मनुष्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वह शिक्षा है। शिक्षा नीति इस पर आधारित, यह शिक्षा नीति इस पर आधारित है कि जान लेना ज्ञानी हो जाना नहीं, याद कर लेना ज्ञानी हो जाना नहीं है। एक सत्य का पाठ पढ़ने में वर्षों लगते हैं, तब मनुष्य ज्ञानी हो। अन्यथा ज्ञान की अवधारणा अपनी क्या रही है? मैं इतिहास का एक उदाहरण देता हूं कि सौ वर्षों से कम इस देश में इतिहास के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि आर्य भारत के बाहर से आए। हर बच्चा कक्षा 8 तक जो इतिहास पढ़ता है वो नंबर पाने के लिए ही लिखता है, हाँ आर्य भारत से बाहर से आए, क्योंकि इससे नंबर मिलेगा। लेकिन वो कभी नहीं मानता है, उसको इस बात पर विश्वास नहीं है, वो इसको झूठ मानता है। तो यह शिक्षा नीति पढ़ लिख करके भी अपनी पढ़ाई लिखाई को झूठा मानने वाली जो दृष्टि बन रही है, उस दृष्टि को बदल रही। इसलिए 185 वर्षों बाद भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लिए भारत केंद्रित, भारतीयता केंद्रित, भारत की सांस्कृतिक परंपरा, भारत की वैज्ञानिक दृष्टि, भारत में उद्योग धंधों की निर्मित के तरीके, इन सबको स्वीकृत करती हुई, आत्मार्पित करती हुई, आत्म स्वीकृति देती हुई समग्रतः भारतीय शिक्षा नीति है। ये पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसने इस बात की कल्पना की है शिक्षा क्षेत्र सरकार के भरोसे नहीं चल। भारत जब विश्व गुरु था, जीडीपी का आधा हिस्सा हमारा हुआ करता था। 1821 तक, 28 तक, जब तक के सर्वेक्षण ब्रिटिशर्स के द्वारा किए हुए हैं, जीडीपी में जब हमारा 23% से अधिक का योगदान होता था, सारी दुर्दशा और सारी लूट खसोट के बाद भी, उस समय भी पढ़े, उस समय भी शिक्षा थी। उनके रिपोर्ट्स कहते हैं कि दुनिया का एडवांस मेडिकल साइंस भारत में पढ़ाया जाता है, दुनिया का एडवांस ऑटोमोबाइल, उस काल की जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वो भारत में पढ़ाई जाती है, दुनिया का सबसे अच्छी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भारत में पढ़ाई जाती है, दुनिया का मेडिकल साइंस, एल्केमी भारत में पढ़ाई जाती है, मेटलर्जी भारत में पढ़ाई जाती है। और ये पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय किसी सरकार के भरोसे नहीं, ये महाविद्यालय किसी सरकार के भरोसे, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें स्कूल नहीं है, लेकिन वो सरकार के भरोसे नहीं। शिक्षा समाज का विषय है, शिक्षा जन के लिए है, शिक्षा धरती और धरती के बेटों के लिए है। इसलिए शिक्षा पर किसी राज सत्ता का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये शिक्षाविदों के द्वारा चलना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र के द्वारा चलना चाहिए, समाज के समर्थन से चलना चाहिए। इस बात को प्रस्तावित करती हुई शिक्षा नीति है। इसलिए शिक्षा का जो स्ट्रक्चर, सरकार के इमदाद से चलने वाली शिक्षा यानी सरकारी शिक्षा, इसको अपदस्थ करने वाली शिक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 1835 में जब 70% भारत शिक्षित था, साक्षरता शब्द का प्रयोग हम नहीं करते रहे, हमने हमेशा शिक्षा की बात की। 70% भारत शिक्षित था, 100% रहा होगा, लेकिन वो ये ब्रिटिशर्स के आंकड़े कहते हैं, 1821 से 1828 तक के उनके सर्वेक्षण के आंकड़े कहते हैं 70% भारत जब शिक्षित था, 1835 में आकर के वो 1% से कम, क्योंकि ये घोषित कर दिया कि अंग्रेजी में जो पढ़ा है वही पढ़ा लिखा है,
भारतीय भाषाओं में उनको वर्नाक्यूलर जैसा खराब शब्द दिया था। संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं में जिसने पढ़ाई लिखाई की है वो सब अनपढ़ है। जिस तरह से 1835 में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई लिखाई को अनपढ़ता के द्योतक के रूप में घोषित किया गया था, 2020 की शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य में सृजनात्मक कल्पना केवल मातृभाषा के माध्यम से आ सकती है। इसलिए आंगनवाड़ी की शिक्षा से लेकर के अनुसंधान तक सब में भारतीय भाषाओं का, मातृभाषाओं का योगदान होना चाहिए और इस स्तर के विश्वविद्यालय भी बनने चाहिए। इसकी स्वीकृति करने वाली पहली बार एक शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा नीति आई जिसे मान लिया केवल नीति बना देने से बनती है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए व्याख्यान को ध्यान में रख करके कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था, अच्छा संविधान बना देने से कुछ नहीं होता। खराब से खराब संविधान के द्वारा यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, व्यक्ति अच्छे होंगे, तो खराब संविधान से भी अच्छा शासन चलाया जा सकता है। ऐसा ही शिक्षा नीति ने बना, केवल शिक्षा नीति बना देने से कुछ नहीं होगा। ये शिक्षा नीति क्रियान्वयन पर जोर देने वाली शिक्षा नीति। ये शिक्षा नीति ऐसी है जो क्रियान्वयन को स्तरों पर देखना चाहती है। ये शिक्षा नीति ऐसी है जिसने कल्पना की है कि कृष्ण और सुदामा केवल एक सी पढ़ाई नहीं करें, एक सी सुविधाओं वाली पढ़ाई करें। इसलिए क्लस्टर ऑफ स्कूल की बात करते हैं। जिस स्कूल के पास जो भी सरप्लस संसाधन है, दूसरे स्कूल को उसका उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में अध्यापक अच्छा है, प्राइवेट स्कूलों में खेल का मैदान अच्छा है, कंप्यूटर लैब अच्छा है। सरकारी स्कूलों का बच्चा उनके कंप्यूटर लैब का उपयोग करे और वो प्राइवेट स्कूल शिक्षकों का उपयोग कर सके। इस प्रकार से एक सी शिक्षा, एक सी सुविधाओं के साथ जो चुका सकता है वो चुका करके प्राप्त करे, वो जो नहीं चुका सकता है उसको अनिवार्यता प्राप्त हो, समाज और सरकार के सहयोग से प्राप्त हो। इस प्रकार की सबको शिक्षित करने की एक वह कल्पना है जो भारत के सांस्कृतिक परंपरा के बुनियाद में रही। और एक बात और कहूंगा, यह शिक्षा नीति पहली बार है जो सृजनात्मक कल्पना पर जोर देती है। अभी तक हमने युक्ति पर, कौशल पर और स्मरण पर बहुत जोर दिया है। परिणाम क्या है कि ढेरों आईआईटीज है हमारे पास, ढेरों एनआईटीज हैं, विश्वविद्यालय भी बड़े बड़े हैं, लेकिन पेटेंट कराने की संख्या हमारी इजराइल और कोरिया से कम है। हमारे जेब में फाउंटेन पेन होगा, बॉल पेन होगा, मोबाइल पेन होगा, आईपॉड होगा, ईयरबड होंगे, ईयरफोन होगा, तमाम तरह के, कोई पेन ड्राइव होगा इत्यादि तमाम तरह के उपकरण होंगे। सोचिए कोई भी इसमें से भारतीय तकनीक विदों की कल्पना नहीं। हमारे इंजीनियर कमतर है, यह बात नहीं। हमारे टेक्नोक्रेट कमतर है, यह बात नहीं है। चुनौतियां आई हैं तो हमने वो कर दिखाया है, हमारे टेक्नोक्रेट्स ने, हमारे जवानों ने, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विजय भटकर सुपर कंप्यूटर बनाने की चुनौती तब स्वीकार करते हैं जब उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया, तब तक सुपर कंप्यूटर की फोटो ही देखी थी। लेकिन चुनौती स्वीकार करता है और समय की सीमा के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर तैयार होता है। F-16 MiG-27 से गिराया जा सकता है, यह दुनिया के वैमानिक शास्त्र में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। दुनिया के सारे सामरिक विशेषज्ञ या नहीं कल्पना कर सकते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, इस देश का एक पायलट अपने से टपक जाने वाले विमान से दुनिया के सबसे मजबूत विमान को गिराता है। तकनीकी क्षमता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं, यह सुधार तो हमने क्रायोजेनिक इंजन में कर डाला। तो यह क्षमता का अभाव नहीं था, ज्ञान का अभाव नहीं था, कर सकने की योग्यता का अभाव नहीं था। जो सृजनात्मक कल्पना होती है, नया नया सोच सकने की कल्पना होती है, उसका अभाव। और दुनिया में अच्छी कविता से लेकर के और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र का नया अनुसंधान
कोई भी पराई भाषा और पराई बोली में नहीं होता है, पराई संस्कृति के आलोक में नहीं हो सकता। इसलिए जब जगदीश चंद्र बसु वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जीवन की अवधारणा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और इस विश्वास के साथ प्रस्तुत करते हैं कि जहर लगाने से अगर ये पौधा नहीं मरा है तो मैं भी नहीं मरूंगा, तो ये केवल वो किसी वनस्पति शास्त्र की किताब में उन्होंने इसको नहीं पढ़ा था, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा से प्राप्त हुआ था, उसको वैज्ञानिक स्वरूप। कोई हरगोविंद खुराना जब जीन्स की कल्पना करता है तो यह जीन्स का सिद्धांत तब तक बायोलॉजी की किताबों का हिस्सा नहीं बना था, वो भारत की सांस्कृतिक परंपरा से आता है। जब ब्लैक होल का सिद्धांत कोई चंद्रशेखर सुब्रमण्यम देता है तो विज्ञान की किताबों से नहीं आता है, वो तो नासदीय सुक्त जैसे रोज के सुक्त गायन के कारण से बनने वाले संस्कार से आता है कि सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है, न नाम रूपात्मक है न नाम रूप विहीन है, लेकिन शक्तिवान है, केवल और केवल एनर्जी है, कोई मास नहीं है। इसलिए कोई भी मास उसके अंदर जाता है तो चाहे जितना भी उसमें गति हो वो डूब जाता है, लौट के नहीं आता है। यही तो है ब्लैक होल, ये नासदीय सुक्त जैसे तमाम सुक्तों से निकल करके आता है। लेकिन इस प्रकार की कल्पनाएं यूरोप के लोगों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से मिलती रही, हम उनकी भाषा में पढ़ रहे थे, इसलिए हमारी सांस्कृतिक परंपरा में जो कल्पना करने के तत्व थे, सृजनात्मक कल्पना कर सकने की क्षमता थी, वह क्षमता हमारी शिक्षा नहीं उत्पन्न कर पा रही थी। ये पहली बार है जिसने इसको, ये पहली बार शिक्षा नीति आई है जिसने संगीत, खेल को गणित की किताब पढ़ने के बराबर माना है। केवल गणित में बहुत तेज है तो पढ़ा लिखा है, केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो पढ़ा लिखा है, केवल बड़े सुंदर अक्षरों में लिखता है तो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। शायद ये शिक्षा नीति आ गई होती तो भारत रत्न पूर्व राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर को स्नातक न होने का अफसोस न हो, जिसने कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर इस प्रकार की अवधारणाओं को समाप्त किया है। यही संदीपनी का आश्रम है जहां गाय चराना, लकड़ी ले आना, वेद पढ़ना, हथियार चलाना, वस्त्र बनाना, ये सब कुछ शिक्षा का पात्र है, एक समग्र मनुष्य बनाने की। सिर्फ क्लर्क और कीमियागीर बनाने की प्रणाली शिक्षा की प्रणाली नहीं है। इस तरह से यह शिक्षा नीति भारत की पारंपरिक बुनियाद पर खड़ी है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास से, सांस्कृतिक परंपराओं से ऊर्जा शक्ति ग्रहण करती है, वर्तमान की उचित समीक्षा करती है और भविष्य के भारत की चुनौतियों का आकलन करते हुए किस प्रकार के सक्षम मनुष्य का निर्माण करना है, किस प्रकार से श्रेष्ठतम मनुष्य का निर्माण करना है जिससे समृद्ध भारत और समृद्ध और सुखमय विश्व का निर्माण हो सकेगा, इस संकल्पना के साथ आई शिक्षा। सब बातें अलग हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जन भागीदारी की शिक्षा भारतीयता की बुनियाद पर इसलिए खड़ी है कि यह 2.5 लाख से अधिक सुझावों को इनकॉर्पोरेट करने वाली शिक्षा भारतीयता की बुनियाद पर इसलिए खड़ी है कि यह 4 वर्षों तक लगातार देश के बुद्धिजीवियों के बीच हुए संवाद का परिणाम है। यह शिक्षा नीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नीति की घोषणा के बाद भी क्रियान्वयन के पक्ष में भी संपूर्ण भारत एक साथ चर्चा करेगा, सुझाव देगा, किन स्तरों पर किस प्रकार से क्रियान्वयन हो सकता है, इसके लिए खुला आकाश देती है। शायद इस प्रकार से जन सहभागिता का, बौद्धिक समाज की सहभागिता का और सबका योगदान हो सके शिक्षा के क्षेत्र में, यह भारत के ज्ञात इतिहास में तो पहली बार। कभी हुआ होगा जब नैमिषारण्य में 12,000 ऋषि बैठे
और 12 वर्षों तक बैठे रहे और चर्चा करते रहे, और शांति कैसे प्राप्त होगी, सुख कैसे प्राप्त होगा, आनंद कैसे प्राप्त होगा, पुरुषार्थ सिद्धि कैसे होगी, इत्यादि विषयों पर नैमिषारण्य में चर्चा कर रहे थे। और उन्होंने रचे थे पुराण, उन्होंने रचे थे उपपुराण, उन्होंने विस्तारित किया था भारत की ज्ञान परंपरा। लेकिन उसके बाद संपूर्ण भारत के इतिहास में इस प्रकार का कोई एक दृष्टिकोण दिखता नहीं। इसलिए आज चुनौती है, जो अधिकारी ये प्रश्न कर रहे थे, कि पहली शिक्षा नीति है जिसने संस्कृत की ताकत को पहचाना। संस्कृत को सभी स्तरों पर पढ़ाया जाना चाहिए, संस्कृत को संस्कृत के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में, बांग्ला में, उर्दू में संस्कृत को पढ़ाए जाने के बजाय संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि वैसा करने से दुनिया का जो सबसे बड़ा आकाश फैला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाते, जिसके कारण से दुनिया के विकास आज चौधराहट दिखाने लगे हैं, उसमें भारत एक बड़ा प्लेयर हो सकता है, बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। और ये होगा तो केवल संस्कृत के माध्यम से होगा। संस्कृत से दुनिया की रक्षा का संस्कार दृष्टि आएगी, दुनिया की रक्षा के लिए संस्कृति बोध आएगा, और दुनिया की रक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा का जो व्यापक क्षेत्र बैठा हुआ है, किस प्रकार से प्राकृतिक भाषा का संगणक विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकेगा, इसकी संभावनाओं के द्वार खुलता है। इन सब की बात शुरुआती दौर से करते हुए अंतिम रूप से करते हैं। और ये पहली शिक्षा नीति है जिसने साहित्य, संगीत, संस्कृत, कला, दर्शन, इतिहास, इन विषयों को विज्ञान और तकनीक के साथ साथ सबको पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी प्रतिपादन किया है। क्योंकि हम यंत्र मानव नहीं बनाना चाहते, हम कॉग्निटिव रोबोट नहीं बनाना चाहते। यह भारत की सांस्कृतिक परंपरा का लक्ष्य, भारत की सांस्कृतिक परंपरा का लक्ष्य हमेशा मनुष्य निर्माण का है। मनुर्भव 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 की जो अनादि भारतीय परंपरा है, श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, संस्कारित मनुष्य बनता है, तो समाज संस्कार, परिवार संस्कारित होता है, समाज संस्कारित होता है, जनपद संस्कारित होता है, राष्ट्र संस्कारित होता है, अंत में संपूर्ण विश्व संस्कारित होता है, शांतिमय होता है, सुखमय होता है। इस अवधारणा पर सभी प्रकार से मानविकी, समाज विज्ञान, विज्ञान, तकनीक, इनका समवेत करते हुए, इन सबको समन्वित और एकीकृत करते हुए एक ऐसी शिक्षा दृष्टि देने की यत्न इस पूरी नीति का प्रस्ताव है जिससे श्रेष्ठतम मनुष्य बन सके, निरंतर संस्कारित हो रहा मनुष्य बन सके और अन्यों के बीच संस्कार के सृजन कर सके, इस प्रकार का मनुष्य बने। इस शिक्षा नीति के क्षेत्र में जो दृष्टि है, इस दृष्टि को भारत के इतिहास से, भारत के वर्तमान से और भारत के भविष्य से, भारत के वर्तमान के आधार पर किस प्रकार से दुनिया भारत के लिए बदल रही है और भारत किस प्रकार से दुनिया को बदल रहा है, इन सब के विविध उदाहरणों के द्वारा श्रीमान इंद्रेश जी ने हम सबको इसके महत्व से भी परिचय कराया और इसके हार्द से भी, इसका जो मूल सार तत्व है उससे परिचय कराया है। इस पर कोई अध्यक्षीय टिप्पणी और व्याख्यान के लिए जगह नहीं है, लेकिन इंद्रेश जी को सुनने के बाद मन में जो उत्साह आता है, उत्साह आता है और अध्यक्षता करने का जो अयाचित अवसर मुझे प्राप्त हो गया था, मन से रोक नहीं सका। हमने कुछ ज्यादा देर बात तो कही है, लेकिन अंत में कहूंगा यह शिक्षा नीति, अंग्रेजी नहीं कहूंगा इसको, यह शिक्षा नीति निरंतरता की शिक्षा नीति है, पीछे के सब कुछ को खारिज कर देने की शिक्षा नीति। ये जिसकी चर्चा आई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में, आदरणीय त्रिपाठी जी ने इसकी चर्चा की थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए मालवीय जी। जो अंग्रेजों का बढ़िया था उसको खारिज नहीं किया, उसका भारतीयकरण किया। तो ये शिक्षा नीति इसको स्वीकृत करती हुई कैसी शिक्षा नीति है, तो इसको कह सकते हैं रूटेड इन पास्ट, फुटेड इन एट प्रेजेंट एंड फोकस्ड इन फ्यूचर। इसकी जड़ें हमारे गौरवशाली अतीत में है, इसके पैर मजबूती के साथ वर्तमान पर टिके हुए हैं और यह शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी है उसकी चुनौतियों को
केंद्रित करते हुए एक भविष्योन्मुखी श्रेष्ठ भारत की निर्मित के उपक्रम और प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को प्रस्तावित करती है। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। नमस्ते।